सुनाओ एफसीआई लिमिटेड अब देखिए 80.66 का प्राइसिंग देखने को मिला एंड तैयारी हो रही है, एक बड़ी तैयारी हो रही है। तैयारी किस चीज की हो रही है, कहाँ जाना है? हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी, यही तो हमें समझना है। एंड यहाँ पर आप देखोगे चार्ट पर, मैं पहले की बात बताऊं और अभी ना लोग थोड़े से डरे हुए इन्वेस्टर और कुछ थोड़े से ना शॉक्ड है कि ये आईएफसीआई के अंदर चल क्या रहा है, क्या बात है। बात ये है, आप देखो कि जब भी एनएससी की खबर आती थी, बीएसई और आईएफसीआई का स्टॉक ही रिएक्ट करता था, दोनों की अपनी अपनी वजह। बट आज की डेट में खबर आई एनएससी का आईपीओ जो है ना डिले हुआ एंड बीएसई टूट गया, लेकिन आईएफसीआई नहीं टूटा। हमेशा इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी एनएससी की खबर आती थी ये स्टॉक चल जाता था, फिर धीरे 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 करके नीचे आ जाता था। इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये 80.91 पर टिका हुआ है। अदरवाइज पहले जैसा अगर टाइम होता तो यही स्टॉक आपको 50 या उससे थोड़ा सा नीचे मिल रहा होता एंड वापस से खबर आती, वापस से ये चलने पड़ता। तो ऐसा क्या खास बात है जो कि आईएफसीआई को टिका कर रखे हायर साइड, और बीएसई यहां पर ना घर ही हो गया, टूट गया। देखिए बीएसई के ऊपर तो पूरा मार्केट नेगेटिव 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 चल रहा है। दूसरी बात ये, बीएसई वैल्यूएशन पर खेल रहा था। बीएससी की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए एनएससी के कंपैरिजन, एनएससी का इतना यहाँ पर ना वैल्यूएशन है तो बीएससी का इतना होना चाहिए। इस सब पर जो है ना बीएससी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा था, बट आईएफसीआई के ऊपर ये इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा? खबर आ गई, खबर चली गई, अब आने वाला है आईपीओ, इतना तो पता चली गया। आईएफसीआई के पास स्टेक है, उस स्टेक के वैल्यू पर आईएफसीआई का स्टॉक चला है, ना कि बीएससी जैसा कुछ हाल है। स्टेक की जो वैल्यूएशन है उसी बिहाफ पर आईएफसीआई का स्टॉक चला है, ये बात है। दोनों में अंतर ये है, एक वैल्यूएशन पर खेल रहा था, एक स्टेक की वैल्यू पर खेल रहा। एंड यहां पर आप देखोगे कि एफआईएस जो है ना वो बढ़ते हुए नजर आए, 3.50% यहां पर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगातार 72.52% होल्ड कर रहे हैं, बट एफआईएस यहां पर देखिए बढ़ते हुए नजर आए। जबकि अगर आप देखोगे अभी एनएससी का ना वैल्यूएशन नहीं निकल कर आया ऑफिशियली, क्योंकि प्राइस निकल कर नहीं आया, ऑफर प्राइस क्या होगा ये सब नहीं निकल कर। लेकिन इतना आईएफसीआई के इन्वेस्टर्स को पता है, या इतना आईएफसीआई को पता है कि इस साल के भीतर भीतर या 1-2 महीने के अंदर अंदर आईपीओ आ जाएगा एनएससी का। एंड दैट्स वाई जब आईपीओ आ जाएगा तो वो प्राइस भी आ जाएगा, प्राइस के हिसाब से वैल्यूएशन। अब अभी क्या हुआ, क्या है अभी बात ये है, मार्केट में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये कह रही हैं, सजेस्ट कर रही हैं कि बीएससी का जो वैल्यूएशन है वो एनएससी का जो वैल्यूएशन है वो आपका 5.30 लाख करोड़ के आसपास का आना चाहिए, ये मान के चल रहे। अब अगर वो 5,30,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन होगा तो उसमें प्रीमियम भी ऐड करो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एनएससी जैसे स्टॉक आपको जो है ना फ्लैट लिस्टिंग होती हुई देखने मिले। प्रीमियम ऐड करो तो कम से कम 10% तो प्रीमियम मिलना ही मिल रहा है एनएससी के आईपीओ में। आप ये समझो कि मोटा मोटा 6 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पर ना वो वैल्यू बनती है, ठीक है ना। एनएससी 6 लाख करोड़ के आसपास का लिस्टिंग देख सकते हैं, राइट। आप उसके हिसाब से 4.4% जो स्टेक है आईएफसीआई के पास, भले ही वो सब्सिडरी के थ्रू हो, लेकिन है तो सब्सिडरी आईएफसीआई की, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वैल्यूएशन मोटा मोटा निकल रही है 24,000 से 25,000 करोड़ के आसपास, ये वैल्यूएशन निकल रही है। एंड आप देखोगे तो यही आंकने की कोशिश भी कर रहा है मार्केट आईएफसीआई ने। अदरवाइज आईएफसीआई के खुद के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट वो सस्टेन कर पाता। समझ रहे हो ना बात, ये बात है। ये 6-7 रुपए 8 रुपए वाले ही स्टॉक होता, बट वो मार्केट ने वैल्यू तलाशी इसके अंदर कि हाँ ये बात, एंड उसकी वजह से यहाँ पर ना आपको ये एक रिवॉर्ड देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, मार्केट ने जो आईएफसीआई को दिया बिकॉज ऑफ आपके पास एनएससी की वैल्यू एक स्टेक है, उसकी वैल्यू के बिहाफ पर आपको जो है ना ये मिल रहा है। अगर आपको मार्केट के काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब। अब यही बात अगर आप देखेंगे तो आईएफसीआई के खुद का अगर आप देखोगे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट, वो ज़्यादातर आपको कुछ बेहतरीन नहीं देखने को मिला। कुछ क्वार्टर है जिनमें एकदम से उछाल आ जाता है। इनका काम क्या है, इनका काम मोटा मोटा आप समझो 70% जो रेवेन्यू आता है वो लोन पर इंटरेस्ट से है, इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड रिटर्न। इन्वेस्टमेंट जो है वो किधर भी करते हैं, चाहे बॉन्ड्स हो, किसी कंपनी में लगाना हो, ठीक है ना, इस तरीके से वो इनकी इन्वेस्टमेंट रहती है।
फीस एंड कमीशन से और अदर कुछ काम है जो कि इसके अंदर आते हैं, उनसे ये कमाते हैं, राइट। इनकी खुद की सब्सिडरीज हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना, उसी के पास एनएससी की स्टेक है। तो वो जब एनएससी अगर डिविडेंड देगा तो वो स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जाता है एंड वो जुड़कर आता है फिर आईएफसीआई के कंसोलिडेट में। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू जो है ना, जो क्वार्टरली नंबर्स में जो हमें नंबर्स सजेस्ट होते हैं, इस तरीके से हमें बेहतरीन भी देखने को मिलते रहेंगे कभी कभार। ये काम है आईएफसीआई का, मोस्टली फंड्स किसी कंपनी के लिए अरेंज करना, ये आईएफसीआई का काम है। जैसे आपका स्टार्टअप है तो आईएफसीआई आपको ना आईएफसीआई की जो शायद सब्सिडरी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसी का डिवीजन है, वो आपके फंड्स को मैनेज करवाने में हेल्प करेगा, अब उससे कमाई हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा काम का चल रहा है। बट शुरू से एक उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट शायद इसके अंदर कुछ ऐसा करे कि इनका जो है ना ग्रोथ बहुत तंगड़ी आए, ठीक है ना। तो ये एक उम्मीद थी, वो अभी तक उम्मीद की किरण अभी जगी नहीं है, बट उम्मीद है कि शायद आगे गवर्नमेंट कुछ इसमें इंटरफेयर करेगा एंड शायद जो दीपम है शायद वो ही सब कुछ देख रेख करते हैं, हो सकता है कुछ वो स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ लेकर आए। तो ये बात समझ रहे हो ना, आगे का जो फ्यूचर है ना वो देखो। बट अभी की जो वैल्यूएशन है, जो क्या ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल है बिकॉज ऑफ एनएसटी की स्टेक की बदौलत, उसकी वैल्यूएशन की बदौलत जो आपकी स्टेक की वैल्यू है वो आपका दिख रहा है। आज जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में वो क्या देखने को है, जियो फाइनेंशियल लिमिटेड में क्या देखने को मिल रहा है, रिलायंस की स्टेक ही तो है ना जियो के पास, जियो फाइनेंशियल में, तो उसकी बदौलत ही तो इसका वैल्यू देखने को मिल रहा है। अदरवाइज बिजनेस तो अब स्टार्ट हुए हैं, फिर भी इतना बड़ा मार्केट कैप क्यों है, बिकॉज ऑफ उनके पास रिलायंस की स्टेक है। बात ये समझो, स्टेक की वैल्यूएशन है, उस ब्याज पर आपका स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड वही चीज़ आईएफसीआई में। तो लेकिन अगर आप देखोगे, क्योंकि मोटा मोटा बड़ा नंबर तो आता है नहीं है, तो यहाँ पर ना ईपीएस में कोई बड़ा उछाल तो रहता नहीं, कभी कभार आ जाता है फिर वो चला जाता है। तो देखो यहाँ पर ना 124.96 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग पर ट्रेड कर रहा है 7.07। अगर आप खुद के कंपनी के कुछ रेशियोज देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ बॉस महंगा बहुत है, क्योंकि मोटी कमाई नहीं है, मोटी कमाई नहीं है। अब वही तो बात है इम्पोर्टेंट। लेकिन आप अगर फाइनेंशियल पर नज़र मारोगे, दूसरी तरफ स्टेक पर नज़र मारोगे, तब आपको समझ में आया कि आईएफसीआई क्या है। तो ये रीज़न है आईएफसीआई टिक क्यों पा रहा है। अगर एनएससी का अभी का कोई टाइम ना होता तो फिर आईएफसीआई का टूटना हो जाता। लेकिन अब आईएफसीआई को पता है कि अगले 1.5-2-3 महीने में लिस्टिंग अब होने वाली है एनएससी की, एंड दैट्स वाई मार्केट काफ़ी यहाँ पर क्यूरियस है आईएफसीआई को लेकर। इसीलिए आईएफसीआई का स्टॉक जो है वो इस बार टिका हुआ है हायर साइड। अदरवाइज आपने भी गौर किया हो, खबर आती है, जैसी खबर 1-2 दिन में खत्म होती है उसके बाद नीचे आ जाते हैं स्टॉक, ये चीज़ है। और बीएसई को लेकर डर रहे हो तो बीएसई की एक अलग बात, बीएसई वैल्यूएशन को लेकर खेल रहा था, आईएफसीआई स्टेक की वैल्यू को लेकर खेल रहा, दोनों में अंतर है। चार्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखो ये पॉइंट 65 से 70, ध्यान रखिएगा 65 रुपए से 70 रुपए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। पहली बात इंपॉर्टेंट जगह। दूसरा, थोड़ा और क्लोजली आओ, जो अभी करंट में बन रहा है, ठीक है ना, वो इधर देखो, वो आप इधर देखिए। तो यहां पर ना 70 रुपए इंपॉर्टेंट है, नीचे में 65, राइट। बट ऊपर ही में अगर आप देखेंगे लगातार सपोर्ट टू सपोर्ट बनते चले जा रहे हैं आईएफसीआई के अंदर। जैसे कि अगर आप देखोगे ये जगह, ये क्या है 77, राइट, ये क्या है 75, ये इंपॉर्टेंट बने हुए। तो लगातार आईएफसीआई के अंदर ना बात ये है, चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो रखे हैं, हर जगह जिस तरफ भी देखोगे उधर सपोर्ट आपको, रेंजेस आपको मिल जाएंगी। करंट में चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट ऊपर ये 2 हर्डल है, इनको हमें निकालना है। जैसे कि हम 80.91 पर है, 82 पर हर्डल है, दूसरा आपका जो है 89 पर हर्डल है। ये 82 और 89 अगर निकल गए ना तो फिर आप देखिएगा एक बार अगर ये हाई 90 के ऊपर टिक गया, देन आप देखिएगा साइकोलॉजिकल लेवल 100
एंड फिर उसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो तो तभी हो सकता है पॉसिबल जब आपका जो है एनएससी का आईपीओ या ऑफर प्राइस जो है वो रिलीज हो जाए, रिवील हो जाए, तो शायद यहाँ पर ना दमखम वापस लौटेगा। बट मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना आपका बने हुए हैं, बहुत आपके बने हुए हैं सपोर्ट 65, 70, 75 इस तरीके से सपोर्ट बने हुए हैं। 77 रुपये पर अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिली है, ये मूविंग एवरेज आपका 50 डे में है। ये आपका बिल्कुल प्राइस पर नज़दीक आता चला यार, वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो आपको सपोर्ट बाई लेवल्स तो मिल ही रहा है, बाई रेंजेस आपको मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर ना मूविंग एवरेज भी आपके पास है, तो सपोर्ट ही सपोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, सपोर्ट ही आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो है भाई सिंपल सी बात है, इसको बहुत टिपिकल नहीं करना है। बस इतना समझो कि IFCI, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं ये इस बार टिका क्यों है, फर्स्ट टाइम है ये टिका हुआ है। चार्ट उठा के देखो रो, टूट जाते हैं IFCI बार बार, बस खबर आती है चला जाता है, खबर आती है हायर साइड जाता है 20% 25% का रिटर्न देके वापस नीचे, तो ये चलता रहता था। बट इस बार IFCI बिल्कुल डिफरेंट है, ये आप समझो। उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट एरिया बहुत बने हुए हैं इसके अंदर, लगातार बने हुए हैं, इन पर ध्यान दीजिए, चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए, उसको ट्रैक करिए। बट IFCI काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट पर ड्रॉ कर लोगे तो तुमको सामने से समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो एक बार से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।